नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं एक नया नॉवल स्टार्ट करने वाला हूँ। नॉवल का नाम है एक खून और, जिसे लिखा है सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने, और जिसके मेन कैरेक्टर हैं अपने प्यारे मिस्टर सुनील द रिपोर्टर। ये एक रहस्य और रोमांच से भरपूर नॉवल होगी, इसलिए अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें और सुनने के लिए तैयार हो जाएं। एक खून और। चैप्टर 1। दरवाजा खुल माला जायसवाल ने खोला। उसके होठों पर एक मित्रतापूर्ण मुस्कुराहट थी। हेलो, वो मीठे स्वर में बोली। प्लीज कम इन। सुनील के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। उसे उम्मीद थी कि कोई नौकर दरवाजा खोलेगा। नौकर उसका नाम पता पूछकर किसी सेक्रेटरी को बुला लाएगा। सेक्रेटरी उससे 36 तरह के सवाल पूछेगा और फिर रूखे स्वर में फतवा सुना देगा कि मैडम उससे नहीं मिल सकती। किसी अखबार के रिपोर्टर को इंटरव्यू देने जैसा फालतू काम के लिए उनके पास वक्त नहीं। लेकिन यहाँ तो शुरुआत ही चौंका देने वाली हुई थी। माला जायसवाल ने न केवल स्वयं दरवाज़ा खोला था, बल्कि वो एक गोल्डन जुबली मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत कर रही थी और उसे अपनी राजमहल जैसी आलीशान कोठी के भीतर आने के लिए आमंत्रित कर रही थी। माला जायसवाल गरीब कभी भी नहीं थी, लेकिन हाल ही में जायसवाल इंडस्ट्रीज के मालिक और उसके चाचा सेठ हुकमचंद जायसवाल की मौत के बाद उसे और उसकी छोटी बहन सरिता को लगभग 3 करोड़ रुपए की जायदाद विरासत में मिली थी। उस विरासत की वजह से आज की तारीख में माला जायसवाल भारत के इने गिने रईसों में से एक थी। सुनील उसी विरासत के सिलसिले में माला जायसवाल का इंटरव्यू लेने वहां आया था। बैठो। अपने रेलवे प्लेटफॉर्म जैसे विशाल ड्राइंग रूम के एक राज सिंहासन जैसे सोफे की ओर संकेत करती हुई माला जायसवाल बोली। थैंक यू, सुनील बोला और बैठ गया। माला जायसवाल एक बगल के सोफे पर बैठ गई। उसकी तीखी निगाहें सुनील का सिर से पैर तक मुआयना करने लगी। मैडम, सुनील पहलू बदलता हुआ बोला। क्या नाम है तुम्हारा? माला जायसवाल उसकी बात काट कर बोली। सुनील कुमार चक्रवर्ती। सुनील शिष्ट स्वर में बोला। किस नाम से पुकारा जाना पसंद करते हो? किस नाम से पुकारा जाना पसंद करते हो? सुनील, सुनील साहब, चक्रवर्ती साहब, मिस्टर चक्रवर्ती, मिस्टर एस.के. चक्रवर्ती या कुछ और? आपको मुझे किस नाम से पुकारने में सहूलियत दिखाई देती है? मेरे ख्याल से सुनील ही ठीक रहेगा। मैं भी इसी नाम से पुकारा जाना पसंद करता हूँ। मेरे सारे कद्रदान मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। कद्रदान? जी हाँ, ऊपर वाले की इनायत है, कम नहीं है। लड़कियां? लड़कियां भी। हो सकता है अच्छे खासे खूबसूरत आदमी हो। सुनील शर्माया। उम्र क्या है तुम्हारी? 30 साल। कुंवारे हो? जी हाँ। शादी की ही नहीं? जी हाँ, तभी तो कुंवारा हूँ। सोचा शायद तलाक वलाक हुआ हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी का इरादा तो है ना? कभी सोचा नहीं इस बारे में? वैसे ठीक ठाक तो हो ना? जी। सुनील तनिक चौंका। क्या मतलब? मेरा मतलब कोई ऐसा नुक्स तो नहीं है तुम में जिसकी वजह से कोई शादी से पहले या शादी के बाद हमसे मिली है, इंग्लैंड अमेरिका तक मशहूर शाही हकीम साहब की सेवाओं से लाभ उठाइए जैसी हालत पैदा हो जाए। सुनील हक्का बक्का सा उसका मुंह देखने लगा। वो तो इंटरव्यू लेने आया था और यहाँ उल्टा उसका इंटरव्यू लिया जाने लगा था। कुर्बान, सुनील होठों में बुदबुदाया। क्या कहा? जी कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि मैं एकदम फिट, हट्टा कट्टा, रेस के घोड़े की तरह तैयार जवाब मर्द हूँ। कहिए तो 1 आध दर्जन लड़कियों से फिटनेस का सर्टिफिकेट ले आऊं या इस इमारत की 1 आध चौखट हिलाकर दिखाऊं? जरूरत नहीं, और जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो। अगर जवाब देने से ऐतराज है तो तशरीफ ले जाओ, दरवाज़ा खुला है। अब जबकि मैं यहाँ पहुँच ही गया हूँ मैडम, तो मैं अपना मतलब हल हो जाने के बाद ही तशरीफ ले जाना पसंद करूँगा। ठीक है, क्या काम करते हो? अब सारे सिलसिले में सुनील को भी मजा आने लगा था। शायद माला जायसवाल अपने आप को ज़्यादा होशियार समझती थी और अपनी मजाक पसंद आदत से उसे असुविधा में डालना चाहती थी। हालांकि पार्टी के उखड़ जाने का खतरा था, लेकिन फिर भी सुनील ने उसे थोड़ा बहुत घिसने का फैसला कर लिया। तस्वीरें खींचता हूँ मैडम, सुनील शिष्ट स्वर में बोला। अच्छा, फोटोग्राफर हो? किस चीज़ की तस्वीरें खींचते हो? ग्रहण की। क्या? वो हैरानी से उसका मुंह देखती हुई बोली। जी हाँ, मैं तिपाई पर कैमरा फिट करके इंतजार में बैठ जाता हूँ। जो ही ग्रहण लगता है मैं उसकी तस्वीर खींच लेता हूँ। आखिरी तस्वीर कब खींची थी? 6 साल पहले, जब सूर्य ग्रहण लगा था। ओह आई सी। माला जायसवाल के होठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट उभर आई। यानी कि बेकार हो। सुनील ने यूं सिर झुका लिया
जैसे अपनी यूँ पोल खोल जाना उसे अच्छा ना लगा हो। रहते कहाँ हो? बैंक स्ट्रीट में। बैंक स्ट्रीट में कहाँ? जी वो दरअसल तंदुरुस्ती के लिए खुली हवा की बहुत ज़रूरत होती है, और आप तो जानती ही हैं कि बड़े शहरों में ऐसा कमरा तलाश कर पाना जहाँ खुली और ताज़ा हवा आती हो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं फुटपाथ पर रहते हो? आप जितनी खूबसूरत है उतनी ही समझदार भी हैं, सुनील बोला। मन ही मन वो सोच रहा था कि कैसी अहमक औरत है, देखती नहीं कि 500 रुपये का सूट पहने हुए हो, लेकिन शायद एक करोड़पति औरत को 500 रुपये का सूट पहनने वाला भिखारी और फुटपाथ का बाशिंदा ही मालूम होता है। बातें अच्छी करते हो, माला जायसवाल बोली। मिस्टर सुनील, 6-7 साल में एक बार ग्रहण की फ़ोटो खींचने में और फुटपाथ पर सोने से ज़िंदगी कैसे कटेगी? भविष्य में क्या करोगे तुम? वही जो आज तक करता आया हूँ, यानी कि कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ आज की फ़िक्र करता हूँ मैडम, कल किसने देखा है? तुम अपने आज के जीवन से संतुष्ट हो? संतुष्ट होने के सिवाय और चारा ही क्या है? तुम्हारे जीवन की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है? है क्यों नहीं? मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास आपकी कोठी जैसी ही आलीशान कोठी हो, एक 20 फुट लंबी कार हो, आप जैसी खूबसूरत और जवान बीवी हो, बैंक में बेशुमार दौलत हो, समाज में बस हो कुछ भी नहीं और चाहते सब कुछ हो। रहते फुटपाथ पर हो, लेकिन इरादे चांद को सीढ़ी लगाने के रखते हो। मैडम, जब सपना ही देखना है तो क्यों ना एक अच्छा सा खूबसूरत सपना देखा जाए। और ये सपना मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने जैसे तमाम फुटपाथ पर रहने वालों के लिए देखता हूँ। तुम कम्युनिस्ट हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे तो सारे खानदान में कोई कम्युनिस्ट नहीं हुआ। मैं तो हमेशा कांग्रेस को वोट देता हूँ। उससे क्या होता है? इस बार तो कम्युनिस्टों ने भी कांग्रेस को वोट दी है, लेकिन मैं हमेशा से ही कांग्रेस को वोट देता चला आ रहा हूँ। कांग्रेस का प्रत्याशी तुम्हें वोट के 150 रुपये दे देता होगा। मैं बहुत खुददार आदमी हूँ मैडम, सुनील छाती फुलाकर बोला। मैं खुद बिक जाना पसंद कर सकता हूँ, लेकिन वोट बेचना नहीं। मेरी वोट इंदिरा गांधी की अमानत है। इंदिरा गांधी मेरी अम्मा है, मैं उसका बच्चा हूँ। बस भाषण मत दो। कभी गिरफ्तार हुए हो? हे भगवान, ये औरत कैसे कैसे सवाल पूछ रही है। बहुत बार, सुनील प्रत्यक्ष बोला, लेकिन सज़ा कभी नहीं हुई। क्या अपराध किए थे? कोई नहीं, इसलिए तो सज़ा नहीं हुई। माला जायसवाल कुछ क्षण चुप रही और फिर बोली, तुम अपने बारे में कुछ और बताना चाहते हो? आप मुझसे मेरे बारे में कुछ और पूछना चाहती हैं? माला जायसवाल एकदम चुप हो गई। उसके चेहरे पर गहन गंभीरता के भाव उभर आए। वो यूँ सुनील का सिर से पांव तक मुआयना करने लगी, जैसे वो कोई कीड़ा हो जिसका वो माइक्रोस्कोप से परीक्षण कर रही हो। ईमानदार आदमी मालूम होते हो। अंत में वो निर्णयात्मक स्वर में बोली, तुम पर भरोसा किया जा सकता है। सुनील उलझनपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखने लगा। अब ये औरत कौन सा स्टंट मारने वाली थी? कुछ रुपया कमाना चाहते हो? नेकी और पूछ कितना? 25,000। सुनील के मुंह से सीटी निकल गई। बदले में क्या करना होगा मुझे? काम बहुत आसान है। गोल्डन जुबली मुस्कुराहट का बल्ब फिर उसके चेहरे पर जल उठा। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। सुनील भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा। पानी सिर से ऊंचा होता जा रहा था। आखिर मजाक की भी कोई हद होती है। देखिए मैडम, सुनील विनीत स्वर से बोला, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मजाक की भी कोई हद होती है। इतना भयंकर मजाक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा हार्ट फेल हो सकता था। उस सूरत में मेरा खून आपके सर पर होता। ये मजाक नहीं है, वो गंभीर स्वर से बोली, और फैसला करने में किसी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे 1-2 घंटे सोचकर जवाब दे सकते हो। आप नशे में तो नहीं हैं? बकवास मत करो। मुझे ही क्यों चुना आपने? क्योंकि तुम दिलचस्प आदमी हो, और अभी तुमने खुद कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी की तमन्ना है कि तुम्हारी मेरे जैसी खूबसूरत और जवान बीवी हो। तुम्हारी मन की मुराद पूरी हो रही है। लेकिन और तुम्हें मेरे साथ ज़िंदगी भर बंधे रहने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ 2-3 महीने मेरा पति बनकर रहना होगा। 2-3 महीने पति बनकर रहना होगा? सुनील होठों में बुदबुदाया, जैसे शादी ना कर रही हो, अपनी कंपनी में किसी को चपरासी की टेम्परेरी नौकरी पर रख रही हो। 2-3 महीने बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी और साथ में 25,000 रुपये बोनस दूंगी। बोनस? ऐसी की तैसी। सुनील उठकर खड़ा हो गया। मैडम, सुनील शुष्क स्वर में बोला, मैं इतना सस्ता बिकने वाला आदमी नहीं हूँ। आपको ज़रूर कोई धोखा हो गया मालूम होता है। लगता है आप मुझे कोई और आदमी समझ रही हैं। कोई और आदमी? वो अचकचाकर बोली, यानी कि तुम यहाँ मेरे विज्ञापन के जवाब में नहीं आए हो? विज्ञापन? कैसा विज्ञापन? जो आज सवेरे के अखबार में था। मैं किसी विज्ञापन के बारे में नहीं जानता मैडम। मैं तो यहाँ अपने अखबार के लिए आपका इंटरव्यू लेने आया था। अखबार? इंटरव्यू? तुम हो क्या चीज़? नाम बता ही चुका हूँ। मैं ब्लास्ट का विशेष प्रतिनिधि हूँ, और जायसवाल इंडस्ट्रीज़ की नई मालकिन की हैसियत से मैं आपका ब्लास्ट के लिए इंटरव्यू लेने आया था। और सुनील ने अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर उसकी ओर बढ़ाया।
माला जायसवाल ने कार्ड लिया, उस पर एक सरसरी निगाह डाली और कार्ड को मेज पर उछाल दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो नाराजगी भरे स्वर में बोली। आपने मुझे मौका ही कहाँ दिया मैडम? सुनील असहाय भाव से हाथ हिलाता हुआ बोला। मुझ पर निगाह पड़ते ही आपने मशीन गन की तरह मुझ पर सवाल बरसाने आरंभ कर दिए। और लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने ये क्यों कहा कि तुम बेकार हो और फुटपाथ पर सोते हो वगैरह? हंसी मजाक के लिए इस सिलसिले की शुरुआत आपने की थी, मैंने इसे ज़रा आगे बढ़ा दिया। अजीब मस्खरे आदमी हो। शुक्रिया, मैंने ये बात तुम्हारी तारीफ में नहीं कही थी, मुझे तो तारीफ ही लगी है। अजीब मस्खरा आदमी हूँ मैं, आपने अभी बताया है मुझे। अब क्या चाहते हो? इंटरव्यू मैडम, सुनील विनीत स्वर में बोला। अभी मुझे वक्त नहीं, फिर आना। फिर कब? आधी रात को। जी? क्यों, आधी रात को नहीं आ सकते हो क्या? आ तो सकता हूँ, लेकिन आधी रात को? मुझे तो तभी फुर्सत है। अगर मैं कल आ जाऊँ तो? ऑल राइट, कल आधी रात को आ जाना। यानी कि आना मुझे आधी रात को ही पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं, मत आना। आना तो पड़ेगा ही मैडम, सिर के बल चलकर आना पड़ेगा। आखिर नौकरी तो करनी ही है, नौकरी में नखरा कैसा? और वैसे भी मुझे सिर के बल चलकर लोगों के पास पहुंचने का बहुत अभ्यास हो गया है। वेरी गुड। कहाँ आना होगा मैडम? यहीं आ जाना, मेरे क्लब से लौटने तक आधी रात हो चुकी होती है, मैं यहीं मिलूंगी तुम्हें। ऑल राइट, मैं हाजिर हो जाऊंगा। एंड थैंक यू वेरी मच मैडम। उसी क्षण कोने में एक तिपाई पर रखे टेलीफोन की घंटी बज उठी। एक्सक्यूज़ मी, वो टेलीफोन की ओर बढ़ गई। सुनील ड्राइंग रूम से बाहर निकल आया और इमारत के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। उसने द्वार की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि द्वार बाहर की ओर से खुला और एक आदमी सीधा उसकी छाती से आ टकराया। आई एम सॉरी, वो हड़बड़ाए स्वर में बोला। नेवर माइंड, सुनील बोला। मेरा नाम गिरीश है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पहुँचने में देर हो गई। तुम अखबार में छपे विज्ञापन के जवाब में आए हो? जी हाँ। सुनील ने उसे सिर से पांव तक देखा। वो उसी की आयु का एक दुबला पतला युवक था। वो एक घिसा हुआ पुराना सूट पहने हुए था और उसके चेहरे से भी संपन्नता नहीं झलक रही थी। देर की परवाह मत करो प्यारे लाल, सुनील उसकी पीठ थपथपाता हुआ बोला। मैदान साफ है, सीधे अंदर चले जाओ, भीतर तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। लेकिन प्यारे, काम तभी होगा अगर तुम कुंवारे हो और इतने जवाब मर्द हो कि तुम्हें कॉरपोरेशन के सांड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सके। जी? गिरीश नामक वो युवक चौंधिया गया। गुड लक मैन, गो अहेड, गो राइट अहेड। सुनील इमारत से बाहर निकल आया। वो अपनी 7.5 हॉर्स पावर की मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और सीधा एक न्यूज स्टैंड पर पहुंचा। सबसे पहले उसने ब्लास्ट देखा। उसी दिन के ब्लास्ट के दूसरे पृष्ठ पर वर्गीकृत विज्ञापनों के सिचुएशन वैकेंट के कॉलम में उसे वो विज्ञापन मिल गया जिसका माला जायसवाल ने जिक्र किया था। जरूरत है एक सुंदर, स्वस्थ, अविवाहित और कुलीन परिवार के नौजवान की। असाधारण नौकरी, तगड़ा वेतन, अत्यंत गोपनीय। टेलीफोन नंबर 569466 पर संपर्क स्थापित कीजिए। सुनील ने टेलीफोन डायरेक्टरी में माला जायसवाल का नंबर देखा। विज्ञापन में लिखा नंबर उसी का था। सुनील ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर दृष्टिपात किया। अभी दिन के 11 ही बजे थे। माला जायसवाल से दोबारा मुलाकात में अभी 13 घंटे बाकी थे। एक ख्याल उसके दिमाग में आया, क्या वो औरत वाकई उसे आधी रात को इंटरव्यू देगी, या ये भी उसने उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए यूं ही कह दिया था। जाऊंगा ज़रूर, सुनील दृढ़ता से होठों में बुदबुदाया। अगर पट्टी ने मुझे सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए ही आधी रात को बुलाया है तो वो भी याद करेगी कि कोई मिला था। उसने अपनी मोटरसाइकिल ब्लास्ट के ऑफिस की ओर दौड़ा दी। यूथ क्लब में सुनील, रमाकांत और क्लब के कुछ अन्य स्थायी सदस्यों के साथ रमी की मेज पर जमा हुआ था। सुनील ने घड़ी पर दृष्टिपात किया। 11:15 बज गए थे। मेरी आखिरी गेम, सुनील बोला। क्यों? रमाकांत हैरानी से बोला। अभी तो बुधवार का दिन खत्म होने में ही 45 मिनट बाकी है। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से कहीं पहुंचना है। ज़रूरी काम? इस वक्त? हाँ। कोई छोकरी का चक्कर तो नहीं है? है। फिर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने जा रहे हो? नौकरी करने जा रहा हूँ। आधी रात को? हाँ। क्यों घिस रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। गेम खत्म हुई। सुनील रमी की मेज से उठ खड़ा हुआ। गुड नाइट दोस्तों, सुनील बोला। स्कोर क्या है तुम्हारा? एक अन्य खिलाड़ी ने पूछा। 60 डाउन, सुनील बोला। वो क्लब से बाहर की ओर चल दिया। रमाकांत भी उसके पीछे पीछे आ गया। क्लब की पोर्च में सुनील रुका। उसने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाल लिया। रमाकांत ने भी अपना 4 मीनार का पैकेट निकाला। दोनों ने एक सिगरेट सुलगाया। क्या किस्सा है? रमाकांत 4 मीनार का ढेर सारा कड़वा धुआं उगलता हुआ बोला। तुमने माला जायसवाल का नाम सुना है? सुनील ने पूछा। माला जायसवाल? वो सेठ हुकमचंद जायसवाल की भतीजी? हाँ। उसका नाम किसने नहीं सुना? सिर्फ नाम ही सुना है या कुछ जानते भी हो उसके बारे में? काफ़ी कुछ जानता हूँ। 7-8 साल पहले वो यूथ क्लब में आया करती थी। तब माला और उसकी छोटी बहन सरिता अपने बाप के साथ रहती थी।
जो कि तब जिंदा था। उनका बाप गरीब तो नहीं था, लेकिन अगर सेठ हुक्मचंद जायसवाल की हैसियत से उसका मुकाबला किया जाए तो वो गरीब ही था। अपने बाप की मौत के बाद दोनों लड़कियां अपने चाचा के पास रहने के लिए चली गई थी। माला पर अपने चाचा की रईसी का असर इस रफ्तार से हुआ था कि सबसे पहले तो उसने यूथ क्लब ही आना छोड़ दिया था। पूछने पर फरमाने लगी थी, यूथ क्लब तो एक ऐसी जगह है जैसे ताजमहल होटल के मुकाबले में कोई ढाबा हो। और ये कि वो तो इसे किसी तरह बर्दाश्त कर रही थी, वरना वो शुरू से ही जानती थी कि उस जैसी लड़की के लिए यूथ क्लब जैसी जगह में कदम रखना अपनी इज्जत खराब करना था। जबकि हकीकत यह है कि उन दिनों हमने यूथ क्लब का सदस्य बनाकर अपनी ओर से उस पर एहसान किया था। और जिन दिनों इसका बाप मरा था तब वो लगभग 22 साल की थी और सुनील बाय गॉड बेहद इश्कियाई हुई लड़की थी। नौजवान उसके पीछे यूं पड़े रहते थे जैसे जैसे छोड़ो, बड़ी गंदी बात जुबान से निकल रही थी, आगे बोलो। उन्हीं दिनों उसने बड़े अप्रत्याशित ढंग से एक फौजी अफसर से शादी कर ली थी। खुद ही, और क्या, कोर्ट में विवाह हुआ था, बाप मर चुका था और अपने चाचा के बारे में वो समझती थी कि उसे उसके निजी मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं। सच पूछो तो चाचा को तो नोट गिनने से ही फुर्सत नहीं होती थी। उसे तो ये पता ही नहीं लगता था कि उसकी भतीजियाँ क्या गुल खिला रही हैं। लेकिन फिर भी माला की यूं शादी कर लेने पर वो बहुत आग बबूला हुआ था, लेकिन उसका क्रोध जल्दी ही ठंडा हो गया था। कैसे? शादी होने के 2-3 महीने बाद ही हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग छिड़ गई थी। वो फौजी अफसर फ्रंट पर भेज दिया गया था और छुट्टी। क्या मतलब? लड़ाई में उसका कुछ पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ। पता नहीं वो मारा गया या पाकिस्तानियों द्वारा कैद कर लिया गया। बहरहाल उसका नाम ना तो मरने वाले की लिस्ट में था और ना कैदियों की लिस्ट में था। फिर तो शायद वो जिंदा हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर वो जिंदा होता तो अब तक राजनगर में लौट आया होता। 7 साल तो हो गए हैं। नाम क्या था उस फौजी अफसर का? कोई कश्यप था, पूरा नाम याद नहीं। लोग उसे मेजर कश्यप ही कहते थे। तुम्हारी याददाश्त बड़ी तगड़ी है, इतनी पुरानी बातें याद है तुम्हें? उसकी एक वजह है। क्या? तब मैं भी ताज़ा ताज़ा जवान हुआ था और इश्क का बुखार जवानी में बड़ी रफ्तार से चढ़ता है। उन दिनों माला जायसवाल के आशिकों की लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर था। फिर पता नहीं कहाँ से ये साला मेजर कश्यप आ टपका था और एक जेब कतरे की तरह मुझसे माला जायसवाल को काट कर ले गया था। भाई साहब, उन दिनों तो मेरा जी चाहता था कि मैं मेजर कश्यप का खून कर दूं। छोटी बहन सरिता भी ऐसी ही है। कैसी? माला जैसी? हाँ, नहीं, वो तो बड़ी चरित्रवान लड़की थी। सेठ हुक्मचंद जायसवाल ने खुद बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की थी। किससे? जायसवाल इंडस्ट्रीज के वर्तमान प्रेसिडेंट से। नाम मुझे मालूम नहीं। सेठ हुक्मचंद जायसवाल का कोई अपना बाल बच्चा नहीं है? कभी कभी तो एकदम अहमकों जैसी बात करते हो। अगर उसका अपना कोई बाल बच्चा होता तो क्या ये अपनी सारी जायदाद अपनी दोनों भतीजियों के नाम कर जाता? भाई साहब, उसका बाल बच्चा तो क्या, इन 2 भतीजियों के अलावा उसका कोई दूर दराज का रिश्तेदार भी नहीं है। आई सी। माला जायसवाल में तुम्हारी क्या दिलचस्पी है? मैं उसका ब्लास्ट के लिए इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ इस वक्त। हाँ, क्यों घिस रहे हो? ईमान से, मैं दिन में उसके पास गया था, बोली कि वो केवल रात को ही इंटरव्यू दे सकती है। मुझे तो कुछ दाल में काला दिखाई दे रहा है। दिखाई तो मुझे भी दे रहा है, लेकिन वो काला दाल में मैंने नहीं डाला। गुरु, मेरी राय मानो, अगर वाकई उसने तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए आधी रात को बुलाया है तो मत जाओ। क्यों? बहुत मर्दखोर औरत है वो, तुम्हारा हलवा बनाकर खा जाएगी। मैं भी कोई कम औरतखोर नहीं हूँ, सुनील छाती फुलाकर बोला। उसने अपना बचा हुआ सिगरेट फेंक दिया। रमाकांत ने नया सिगरेट सुलगा लिया। पछताओगे, रमाकांत बोला। और फिर उसने मुझे 2-3 महीने की एक ऐसी टेम्परेरी नौकरी की ऑफर दी है जिसमें मुझे 25,000 रुपये बोनस मिलेगा। क्या? रमाकांत के नेत्र फैल गए। जी हाँ, वो तो पहले ही मुझ पर फिदा है। और नौकरी क्या है? मुझे उसके पति की पोस्ट मिल रही है। रमाकांत ने संदिग्ध नेत्रों से उसकी ओर देखा। क्या बात है, आज तो तुमने पी भी नहीं, फिर भी ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ प्यारे लाल, सुनील बोला। उसकी कंपनी में एक पति की टेम्परेरी जगह खाली है, वो मुझे मिल रही है। सुनील, मुझसे झूठ बोलोगे तो तुम्हारी नई सहेली मर जाएगी, ये मेरी बद्दुआ है। मेरी नई सहेली तो माला जायसवाल ही है और वो तो अभी मरने का कोई इरादा नहीं रखती, खास तौर से इसलिए क्योंकि वो मुझ पर मर चुकी है। आहा, कितना रुतबा पैदा हो जाएगा ये नौकरी मिल जाने के बाद। आज तक मैं यही कहा करता था कि साहब, मैं ब्लास्ट में विशेष प्रतिनिधि की हैसियत से काम कर रहा हूँ और कोई रो भी नहीं खाता था। और अब मैं कहा करूँगा कि साहब, मैं जायसवाल इंडस्ट्रीज में मालकिन के पति की हैसियत से काम कर रहा हूँ। लोगों के फ्यूज उड़ जाएंगे। भाई साहब, लानत है तुम पर। जल रहे हो? तुम्हारी पुरानी माशुका से शादी कर रहा हूँ मैं। मेरी जूती चलती है, रमाकांत झगड़ालू औरतों की तरह हाथ नचाता हुआ बोला। और सच पूछो तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ है कि तुम माला जायसवाल के पास जा रहे हो।
इस वक्त तो कोई तुम्हें उसकी कोठी के पास भी फटकने नहीं देगा। तो फिर कहाँ जा रहा हूँ मैं? जहन्नुम में। खुदा ऐसे जहन्नुम में हर किसी को भेजे। और सुनील ने आगे कदम बढ़ाया। सुनो। सुनील ठिठका। उसने घूमकर रमाकांत की ओर देखा। तुम्हारी नियुक्ति वाकई जायसवाल इंडस्ट्रीज में माला जायसवाल के पति के पद पर हो रही है? रमाकांत ने पूछा। तुम्हारी कसम, सुनील बड़ी संजीदगी से बोला। उसके यहाँ कोई डिप्टी पति की जगह खाली है? मैं पूछूंगा। अगर हो तो मुझे भर्ती करवा देना, मैं कोशिश करूंगा। मालकिन को मेरी ओर से विश्वास दिला देना कि मैं मेहनती आदमी हूँ और बहुत ईमानदारी से काम करूंगा। मैं बात करूंगा, और तनख्वाह थोड़ी कम भी होगी तो मुझे ऐतराज़ नहीं होगा। मैं बात करूंगा। बहुत मेहरबानी साहब, गरीब आदमी हूँ। डिप्टी पति की ये नौकरी अगर मुझे मिल जाए तो मेरे पाप कट जाएंगे। मैं बहुत ईमानदारी से काम करूंगा। ईमानदारी से काम करोगे तो जल्दी ही तरक्की पा जाओगे, यानी कि जल्दी ही डिप्टी पति से पति बना दिया जाऊंगा। करेक्ट। 1000 बार लानत है तुम पर, रमाकांत एकाएक भड़क कर बोला। सुनील ने जोर से अट्टहास किया। रमाकांत पांव पटकता हुआ वापस क्लब में घुस गया। सुनील अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और शंकर रोड की ओर उड़ चला। रास्ते सुनसान पड़े थे। केवल 10 मिनट में वो शंकर रोड पर माला जायसवाल की कोठी के सामने पहुंच गया। उसने मोटरसाइकिल को फुटपाथ पर ही खड़ा कर दिया। फाटक को ठेलकर वो भीतर प्रविष्ट हुआ। मुख्य द्वार के सामने पहुंचकर उसने घंटी बजाई। भीतर कहीं घंटी बजने की धीमी सी आवाज़ आई, लेकिन जवाब में कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आया। सुनील ने घड़ी पर दृष्टिपात किया। 11:15 बजने को थे। शायद माला जायसवाल अभी क्लब से लौटी नहीं थी, लेकिन घर में कोई नौकर चाकर तो होगा। उसने फिर घंटी बजाई। जवाब नदारद। सुनील ने धीरे से द्वार को धक्का दिया। द्वार खुला था। सुनील भीतर प्रविष्ट हो गया। सड़क पर खड़े रहकर 12 बजने का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। आखिर माला जायसवाल से उसकी आधी रात की अपॉइंटमेंट थी। उसे भीतर ड्राइंग रूम में बैठकर इंतजार करने का हक पहुंचता था। कोई है? सुनील जोर से बोला। जवाब सन्नाटे से मिला। सुनील गलियारा पार करके ड्राइंग रूम में पहुंचा। ड्राइंग रूम की बत्तियां जल रही थी और ड्राइंग रूम के बीचों बीच ऊंधे मुंह माया जायसवाल पड़ी थी। उसके सिर का पिछली भाग तरबूज की तरफ फट गया था और उसमें से खून बह बहकर उसकी गर्दन और कंधों के आसपास जमा हो रहा था। समीप ही एक पीतल का भारी फूलदान पड़ा था। फूलदान पर खून, और खून में चिपके हुए माया जायसवाल के सिर के भूरे बाल दिखाई दे रहे थे। सुनील ने आगे बढ़कर सावधानी से उसकी नब्ज पर हाथ रखा। नब्ज गायब थी। भारी फूलदान के एक ही वार से किसी ने माला जायसवाल का काम तमाम कर दिया। सुनील उठकर खड़ा हो गया। उसने ड्राइंग रूम में आसपास दृष्टि दौड़ाई। एक सोफा और वो तिपाई जिस पर फूलदान रखा था उल्टे पड़े थे। लगता था माया जायसवाल को हत्यारे की नीयत का पता लग गया था और उसने अपना बचाव करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी थी। उसी क्षण ड्राइंग रूम एक हृदय विदारक चीख से गूंज उठा। सुनील चिंक कर वापस घूमा। द्वार पर एक युवती खड़ी थी। उसकी आंखें आतंक से बाहर निकली पड़ रही थी और चेहरा कागज की तरह सफेद था। उसके दोनों हाथ उसके मुंह की ओर उठे हुए थे और लगता था जैसे वो फिर चीखने लगेगी। मैडम प्लीज। सुनील लपक कर उसके पास पहुंचा और याचनापूर्ण स्वर में बोला। युवती के मुंह से चीख नहीं निकली, लेकिन उसके चेहरे के भावों में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने एक गहरी सांस खींची और फिर हकलाती हुई बोली, तुमने? नहीं नहीं नहीं, सुनील जल्दी से बोला। मैंने कत्ल नहीं किया है, मैं तो अभी यहाँ पहुँचा हूँ। माला मर गई? हाँ। युवती ने नेत्र बंद कर लिए। वो यूं लहराई जैसे बेहोश होकर गिरने वाली हो, लेकिन जल्दी ही किसी प्रकार उसने स्वयं को संभाल लिया। तुम कौन हो? मेरा नाम सुनील है। मैं ब्लास्ट का रिपोर्टर हूँ। मैडम से मेरी अपॉइंटमेंट थी। इस वक्त? जी हाँ। युवती के चेहरे पर अविश्वास के भाव उभरे। आपकी तारीफ? मैं माला की बहन हूँ, सरिता। सरिता? आप तो जायसवाल इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट की पत्नी है ना? हाँ। आप यहीं रहती हैं? नहीं, मैं तो लिंक रोड पर रहती हूँ। आप इतनी रात गए यहाँ कैसे आई? माला के मंगेतर ने मुझे फ़ोन किया था। वो बहुत परेशान था। उसने मुझसे प्रार्थना की थी मैं आज की रात माला के यहाँ रह जाऊँ। बुधवार रात को माला सारे नौकरों को छुट्टी दे देती है, इसलिए वो कोठी में अकेली रह जाती है। ऐसा हर बुधवार को होता है, लेकिन आज माला के मंगेतर का ख्याल था कि माला को कोठी में एक साथी की ज़रूरत थी। आपने वजह नहीं पूछी? पूछी थी, लेकिन वो खुद परेशान था और ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। ये मंगेतर कौन साहब है? उसका नाम अविनाश कुमार है। और माला जी उससे शादी करने वाली थी? मंगेतर से शादी ही होनी होती है, और क्या। कमाल है, अगर माला जायसवाल का कोई मंगेतर था तो उसने पति के लिए अखबार में विज्ञापन क्यों दिया था? वो तो सुबह मुझसे ही शादी करने को तैयार मालूम होती थी। आपने मिस्टर अविनाश कुमार के आपको फ़ोन करके यहाँ आने को कहने की खुद कोई वजह सोची? मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। कुछ समझने के लिए ही मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँची थी। सुनील कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। पुलिस? सरिता फुसफुसाई।
और फिर एक सोफे पर ढेर हो गई। उसने नेत्र बंद कर लिए। सुनील कोने में रखे टेलीफोन के पास पहुंचा। उसने पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर डायल किया और माला जायसवाल की हत्या की सूचना दे दी। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल अपने दलबल के साथ आया। आते ही उसने सुनील को यूं देखा जैसे राजमहल में चोर घुस आया हो, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं बोला। पुलिस की रूटीन चालू हो गई। उसके निर्देश पर एक आदमी ने सरिता के पति को फोन कर दिया था। सुनील ड्राइंग रूम के एक तन्हा कोने में एक बड़ी सी एस्ट्रे गोद में रखकर बैठ गया था और सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। लगभग 15 मिनट बाद जमीन रोंदता हुआ प्रभुदयाल उसके पास पहुंचा। उसने यूं कहर भरी निगाहों से सुनील को देखा जैसे सोच रहा हो कि वो उसके हाथ पांव तोड़ दे या उसे उठाकर पटक दे। अंत में वो एक स्टूल घसीटकर उसके सामने बैठ गया। सिगरेट बुझाओ, प्रभुदयाल कठिन स्वर में बोला। बड़े आज्ञाकारी ढंग से सुनील ने अपना ताज़ा सुलगाया सिगरेट एस्ट्रे में झोंक दिया और एस्ट्रे मेज पर रख दी। शुरू करो, प्रभुदयाल ने आदेश दिया। क्या? अपनी राम कहानी। मेरा जन्म सन 1942 में पूर्वी बंगाल के गोपालगंज नामक गांव में हुआ था। बचपन में मैं शट अप, प्रभुदयाल इतनी जोर से दहाड़ा कि ड्राइंग रूम में मौजूद सारे आदमी उस ओर देखने लगे। कमाल है, तुमने तो मुझे अपनी राम कहानी सुनाने को कहा था। बकवास मत करो, मैंने तुम्हें माया जायसवाल के मौत से अपना संबंध बयान करने के लिए कहा है। ओह, आई एम सॉरी, सुनील बोला। उसने प्रभुदयाल को सविस्तार अपनी माला जायसवाल से सुबह की मुलाकात का विवरण सुना दिया। कहानी समाप्त होते ही प्रभुदयाल के चेहरे पर तिरवा विश्वास के भाव उभर आए। यानी कि आज सुबह 11 बजे माला जायसवाल ने तुम्हें और तुमने माला जायसवाल को पहली बार देखा था? वो बोला। करेक्ट, सुनील बोला। और तुम पर निगाह पड़ते ही उसने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया? हाँ, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर विश्वास कर लूँ? मत करो, लेकिन हकीकत तो यही है। देखो मिस्टर, ये किसी मामूली औरत का नहीं, सेठ हुकुमचंद जायसवाल की करोड़पति भतीजी की हत्या का मामला है। इसमें पुलिस कमिश्नर तक की निजी दिलचस्पी होगी। तुम अपनी बकवास से मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन पुलिस कमिश्नर के सामने तुम्हारी ये कॉमेडी नहीं चलेगी। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस कमिश्नर तो क्या, अगर स्वयं गृह मंत्री भी मुझसे जवाब तलब करेंगे तो मेरा यही जवाब होगा जो मैंने आपको दिया है, और यही हकीकत है। यानी कि तुम पर निगाह पड़ते ही माला जायसवाल तुम पर फिदा हो गई और तुमसे प्रार्थना करने लगी कि सुनील, मुझसे शादी कर लो, वरना मेरी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। इतना मक्खन लगाने की बात नहीं थी। उसने मुझे शादी के लिए कहा था और एक टेम्पररी पति की तलाश में उसने अखबार में विज्ञापन भी दिया था। विज्ञापन? पति के लिए? हाँ। कौन से अखबार में? ब्लास्ट में, आज के ब्लास्ट में, शायद और अखबारों में भी, लेकिन आज के ब्लास्ट में मैंने खुद वो विज्ञापन देखा है। बगल के बेडरूम में जिसमें इस वक्त सरिता लेटी हुई है, मैंने आज का ब्लास्ट पढ़ा देखा था। चाहो तो अखबार मंगवा कर खुद देख लो। प्रभुदयाल उठकर बेडरूम की ओर बढ़ा। सुनील उसके पीछे पीछे हो लिया। बेडरूम में अखबार फर्श पर पड़ा था। प्रभुदयाल ने अखबार उठाया, लेकिन वो अखबार का बीच का हिस्सा था। अखबार के बाहरी 4 पृष्ठ वहाँ नहीं थे और वर्गीकृत विज्ञापन का कॉलम दूसरे पेज पर होता था। बाकी अखबार कहाँ गया? प्रभुदयाल बोला। मुझे क्या मालूम, सुनील बोला। प्रभुदयाल ने वो अखबार वहीं फेंक दिया और एक सिपाही को बुलाकर उसे कहीं से उस दिन का ब्लास्ट लाने का आदेश दिया। अच्छा, प्रभुदयाल सुनील की ओर घूमा। माला जायसवाल ने तुमसे शादी करने के लिए कहा और तुमने इनकार कर दिया। और क्या करता? मैं तो समझा था कि वो मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है। वास्तव में जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ, वो मुझे कोई और आदमी समझ रही थी। कोई गिरीश नाम का आदमी उसके विज्ञापन के जवाब में मेरे बाद यहाँ आया था और शायद उसने मुझे ही गिरीश समझ लिया था। गिरीश? कौन गिरीश? सुनील ने उसे उस युवक के बारे में बताया जो सुबह उसके बाद में वहाँ पहुँचा था। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सॉरी, मैं भूल गया था। गिरीश का हुलिया बयान करो। सुनील ने गिरीश का हुलिया बयान कर दिया। और अब यहाँ आधी रात को तुम क्या करने आए थे? उसने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। आधी रात को? हाँ, यानी कि तुम्हें अपने अखबार के लिए उसका इंटरव्यू लेना था और उसने तुम्हें आधी रात को आने के लिए कहा। हाँ, तुम पछताओगे, प्रभुदयाल दहाड़ मार कर बोला। अब क्या हो गया है? सच सच बताओ, तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आए थे? उसका इंटरव्यू लेने। क्यों बकवास कर रहे हो? मैं कैसे मान लूँ कि एक ऊंची सोसाइटी की औरत एक मामूली अखबारची को इंटरव्यू के लिए आधी रात को बुलाएगी? प्रभु, बाय गॉड, ऐसा ही हुआ था। मेरा ख्याल है उसने मुझे आधी रात को आने के लिए ये सोचकर कहा था कि मैं आऊँगा नहीं, लेकिन तुम आ गए। और क्या? और मेरा काम क्या है? मैं भला क्यों ना आता? मुझे तो अगर वो ये कहती कि वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर मुझे इंटरव्यू देगी तो मैं वहाँ पहुँच जाता। उसी क्षण एक सिपाही एक सूरत से ही रईस लगने वाले और आकर्षक व्यक्तित्व वाले आदमी को लेकर ड्राइंग रूम में पहुँचा। मेरा नाम शांति स्वरूप है। सिपाही के मुंह खोलने से पहले ही वो अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। मैं जायसवाल इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट हूँ। मुझे किसने फ़ोन किया था? मैंने, प्रभुदयाल आदरपूर्ण स्वर में बोला।
मेरा नाम इंस्पेक्टर प्रभुदयाल है। मेरी बीवी कहाँ है? बगल के रूम में। वे बहुत नर्वस है, इसलिए उन्हें भीतर आराम करने के लिए कहा गया है। मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। अभी नहीं। क्यों? अभी हमने उनका बयान नहीं लिया है। शांति स्वरूप ने उपेक्षापूर्ण नेत्रों से प्रभुदयाल को देखा और दृढ़ कदमों से बेडरूम की ओर बढ़ गया। प्रभुदयाल ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। रईस आदमी है ना, सुनील व्यंग्यपूर्ण स्वर से बोला। अगर वो तुम्हें रौंदता हुआ भी गुजर जाता तो भी तुम ही करते उसके सामने खड़े रहते। अपना थोबड़ा बंद रखो, प्रभुदयाल जले भुने स्वर से बोला। उसी क्षण जैसे ड्राइंग रूम में तूफान आ गया। एक आदमी पागलों की तरह ड्राइंग रूम में घुसा। उसके पीछे पीछे एक सिपाही भाग रहा था और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जाहिर था कि वो आदमी सिपाही के रोके रुका नहीं था और जबरदस्ती घुसाया था। कहाँ है वो बदहवास स्वर में बोला। कहाँ है वो? ए मिस्टर, सिपाही ने उसकी बाँह पकड़ी, लेकिन उसने सिपाही की बाँह झटक दी। छोड़ दो हवलदार, प्रभुदयाल ने आदेश दिया। सिपाही अलग हट गया। कौन कहाँ है? प्रभुदयाल ने कठोर स्वर से पूछा। माला। और तुम कौन हो? मेरा नाम अविनाश है, मैं माला का मंगेतर हूँ। सुनील ने उसको सिर से पांव तक देखा। वो एक सुंदर नैन नक्श वाला साफ सुथरा युवक था। माला कहाँ है? उसने फिर से पूछा। वो मर चुकी है, किसी ने उसकी हत्या कर दी है। उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी है। हे भगवान, हे भगवान! अविनाश ने अपना माथा थाम लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मिस्टर अविनाश, प्रभुदयाल तेरू स्वर में बोला, अपने आप को संभालो और मेरे एक दो सवालों का जवाब दो। क्या पूछना चाहते हैं आप? वो कंपित स्वर से बोला। अपनी जेब से रुमाल निकालकर वो अपने चेहरे पर फिराने लगा। तुम माला जायसवाल के मंगेतर हो? प्रभुदयाल ने पूछा। जी हाँ। तुम्हारी उससे शादी होने वाली थी? जी हाँ, जल्दी ही। मैंने सुना है उसने अखबार में पति के लिए विज्ञापन दिया था। आपको इस बात की खबर है? जी हाँ। यानी कि आप जानते हैं कि? जी हाँ, जी हाँ, मुझे पता है माला ने अखबार में ऐसा विज्ञापन दिया था और आप उसके मंगेतर हैं। ये क्या किस्सा है? किस्सा ये है इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ ज़रूर। अविनाश बैठ गया। उसने एक बार फिर अपने चेहरे पर रुमाल फिराया और गहरी सांस लेकर बोला। सेठ हुकमचंद जायसवाल अपनी वसीयत के अनुसार सारी जायदाद अपनी माला और सरिता नाम की दोनों भतीजियों के नाम छोड़कर गए हैं। जायसवाल इंडस्ट्रीज़ की 1 दर्जन मिलों में आज 3 करोड़ रुपए का सरमाया लगा हुआ है, जबकि शुरुआत में सेठ हुकमचंद जायसवाल की एक छोटी सी कपड़ा मिल थी। इस इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने अपने खून से सींचा है। और आप कहना क्या चाहते हैं? प्रभुदयाल उतावले स्वर में बोला। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। सेठ जी चाहते थे कि जायदाद मिलने के बाद भी किसी प्रकार उनकी भतीजियों की दिलचस्पी जायसवाल इंडस्ट्रीज नाम के उनके द्वारा रोपे गए वृक्ष में बनी रहे। अर्थात ऐसा ना हो कि वे दोनों मिले बेचकर नकद रुपया हासिल कर लें और फिर उसे उजाड़ना शुरू कर दें। इसलिए बूढ़े सेठ जी ने वसीयत में एक शर्त रखी थी कि दोनों लड़कियां जायसवाल इंडस्ट्रीज के ही किसी कर्मचारी से विवाह करें। सरिता तो पहले ही कंपनी के प्रेसिडेंट शांति स्वरूप से ब्याही हुई थी और माला के लिए भी ये ज़रूरी था कि वो सेठ जी की मौत के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी के ही किसी वेतनभोगी कर्मचारी से ब्याह कर ले। और अगर वो ऐसा ना करे तो? सुनील ने पूछा। आपकी तारीफ? अविनाश बोला। ये भी है कोई चीज़? सुनील के जुबान खोलने से पहले प्रभुदयाल बोल पड़ा। तुम अपना बयान जारी रखो। तो दोस्तों, ये था एक और खून नॉवल का पहला पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।